ये मान्यवर काशीराम जी और हमारे पिताजी, बहन जी की पैरोल हुई थी। उसके बाद में छावला गांव के अंदर बहन जी हमारे वहाँ घर पे पहुंची थी। और इसके अंदर जो सहयोग स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने किया, उसका एहसान इस समाज को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। मेरा तो ये निवेदन है, जो भंडारे और लोग भगवत गीता करवाते हैं ना, 10 साल के लिए मेरे भाइयों इस काम को करना बंद कर दो। उस पैसे को अपने परिवार के बच्चों के पढ़ाई के ऊपर लगवा दो। ये देश भी विकास कर जाएगा और समाज भी विकास कर जाएगा। जो गठबंधन की आज लड़ाई लड़ी जा रही है, तो गठबंधन को सहयोग करें, और नहीं तो 400 पार वाली बात जो इनकी थी ना, अगली बार जो हिंदुस्तान के अंदर आज़ादी से पहले हमारे समाज के लोगों के साथ क्या होता था, गले में हांडी पिछवाड़े पे झाड़ू, वो ही दशा होने वाली है। अखिलेश निषाद को पुष्प अर्पित करते हुए मंच पर बैठे मेरे सभी राजनीतिक पार्टियों के और समाज सेवी सबका वंदन अभिनंदन करता हूँ। आज बहन वीरांगना फूलन देवी की जेल से रिहाई तक और सांसद तक की सच्चाई आपको बताना चाहता हूँ। बहन वीरांगना फूलन देवी जब जेल में थी, हर एक 15 दिन महीने के अंदर मैं एक बार ग्वालियर जेल जाया करता था और अपने परिवार को भी वो बातें ना बताकर वो मेरे से शेयर करती थी। बहन वीरांगना फूलन देवी का भोपाल के अंदर 2 बार ऑपरेशन हुआ ट्यूमर का। तो दूसरी बार जब ऑपरेशन हुआ, सामंतवादी मनुवादी विचारधारा के लोगों ने हॉस्पिटल के अंदर बहन जी की गायनी को निकाल दिया गया। किसी को पता है समाज के? तो इस किस्म की सोच सामंतवादी मनुवादी विचारधारा के लोगों की थी। कल को बहन जी को रिहाई मिलेगी, शादी होगी, तो इस प्रवृत्ति के बच्चे ना पैदा हो जाएं। तो पहली सरकारें जो कांपती थी उसके नाम से, तो उस चीज़ के बचने के लिए उन लोगों ने इस किस्म का षड्यंत्र रचा। मान्यवर काशीराम जी हमारे पिताजी और हम बहुत संघर्ष के बाद 90 से शुरू हुए थे, हम उनको जेल से निकालने का संघर्ष किया हमने। तो जब हम बार बार जाते थे तो सारा सिस्टम उनका पता लगने के बाद बहन वीरांगना फूलन देवी ने जेल से चिट्ठी लिखी, अब भैया चाचा जी, अब मुझे महसूस होने लगा है कि मेरे को जेल से आप ही लोग बाहर निकाल सकते हो। बहन वीरांगना फूलन देवी की चिट्ठी अभी मेरी गाड़ी के अंदर पड़ी है। तो जब उसको विश्वास हो गया तो फिर हम और हमारे पिताजी जी जान से लग गए। तीसरी बार जब बहन जी का ऑपरेशन होने की तैयारी हो गई, उसके पेट में फिर प्रॉब्लम हुई, तो हमने बहन जी से वहाँ लेटर लिखवाया कि मेरे 2 ऑपरेशन भोपाल हॉस्पिटल में हो चुके हैं और मुझे इन लोगों पे विश्वास नहीं है। इसके लिए मैंने सुना है दिल्ली के अंदर बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, कृपया मुझे वहाँ रेफ़र किया जाए और वहाँ मैं अपना इलाज करवाऊँगी। तो उनकी दरख्वास्त के ऊपर तिहाड़ जेल में उनको शिफ्ट किया गया। उसके बाद में ऑल इंडिया मेडिकल में हमने बहन जी को एडमिट करवाया, जहाँ उनका ट्रीटमेंट चला। तो हमारे जेठमलानी इस हिंदुस्तान के एक बहुत बड़ी वकीलों के अंदर से की गिनती होती है। उनकी सहपाठिका थी कामनी जायसवाल, वो लेडीज़ क्राइम के जितने भी केस होते थे उनको देखती थी। तो यहाँ से जो भी फाइलें थी वहाँ मंगवाई गई। फाइलों के मंगवाने के बाद में
सस्ते ज़माने में राम जेठमलानी ने 1.25 लाख रुपए की डिमांड करी थी कि भाई 1.25 लाख रुपए में मैं आपका केस लड़ दूँ। हमारे पिताजी और 2-4 समाज के लोगों ने 85,000 रुपये उस टाइम इकट्ठा हुआ और वो लेके जब जेठमलानी जी के वहाँ गए तो वो फाइल और वो पैसे उस आदमी ने फेंक के मारे। अब मैंने 1.25 लाख कहा है तो 1.25 लाख ही चाहिए। मगर बहन जी का दर्द कामनी जायसवाल समझती थी। उसने ये कहा अंकल जी इसके अंदर तो आप 5-10 हज़ार रुपये 1-2-4 दिन के अंदर और कर दो तो मैं लड़ूंगी, मैं अपनी फीस नहीं लूँगी। उस महिला ने बहन वीरांगना फूलन देवी का 30 हज़ारी कोर्ट में केस लड़ा, उसको पैरोल दिलाई। पैरोल दिलाने के बाद में बहन जी 2 महीने हमारी कोठी पर रख रही। मुलायम सिंह जी ने हमारी कोठी के चारों तरफ 45 जवानों पीएसी के जवानों की ड्यूटी लगाई थी। तो वहाँ आहार का कोठी का पहरा माननीय मुलायम सिंह जी की और संभालती थी और पूरी बिल्डिंग के अंदर की जिम्मेवारी दिल्ली पुलिस की थी। उसके बाद में बहन जी को लखनऊ बुलाया गया, उसके परिवार को लखनऊ बुलाया गया। पहले बहन जी से राय ली गई कि हम आपको समाजवादी के अंदर इलेक्शन लड़ाना चाहते हैं और सांसद बनाना चाहते हैं। उस पर चर्चा हुई पूरे परिवार की। तो हम कहने लगे बहन जी ठीक है, अगर मुलायम सिंह जी की इच्छा है तो आप करिए इसको। तो धन्यवाद देता हूँ मुलायम सिंह यादव जी को, जो उन्होंने हमारे समाज के मान सम्मान के लिए इतना संघर्ष किया। बड़ा दुर्भाग्य रहा अब सामंतवादी लोगों ने जब मछुआ समुदाय का एक नेता हिंदुस्तान के अंदर एक नाम होने लगा बहन वीरांगना फूलन देवी का, और सामंतवादी लोगों को ये दिखाई देने लग गया था कि भाई आने वाले टाइम में ये सीएम की दावेदार हो जाएगी और मछुआ समुदाय को इसके हक अधिकार की लड़ाई लड़ेगी। क्योंकि बहन जी के दिल में डर नाम की कोई चीज़ नहीं थी। कहीं भी जाके किसी से भिड़ना, किसी से कुछ कहना, कभी उसने भय नहीं माना। ये चिट्ठी है जो बहन वीरांगना फूलन देवी ने लिख कर हमारे को भेजी। ये मान्यवर काशीराम जी और हमारे पिताजी, और उस टाइम के कम से कम 20 अखबार जिसके अंदर हमारे परिवार के फोटो, पूरी डायरी। ये जब जेल से हम बहन जी की पैरोल हुई थी उसके बाद में छावला गांव के अंदर बहन जी हमारे वहाँ घर पे पहुंची थी। जो सेम ही है उसके आगे पीछे से। और इसके अंदर जो सहयोग स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने किया उसका एहसान इस समाज को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि 83 के अंदर जब बीहड़ के अंदर बहन जी भटक रही थी, उनके गिरोह के सदस्य भटक रहे थे, सामंतवादी मनुवादी विचारधारा के लोगों ने एक टारगेट बना लिया था कि इस गिरोह को, पूरे सदस्यों को गोलियों से भुना जाए। इस चीज को स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने भांपते हुए एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी हुआ करते थे मध्य प्रदेश के, उनसे कॉन्फ्रेंस पे बात करके और इंदिरा जी से बहन वीरांगना फूलन देवी की कॉन्फ्रेंस करवाई और उसको विश्वास दिलाया। जो भी वायदे बहन वीरांगना फूलन देवी ने शर्तें रखी थी, उन सभी शर्तों को इंदिरा जी ने माना। पहली शर्त बहन जी की ये थी, अब जिंदगी के अंदर मेरे गिरोह के जो सदस्य हैं और मैं, जिंदगी के अंदर कभी फांसी नहीं लगाई जाएगी। मेरे को और मेरे गिरोह के आदमियों को कभी पेड़ियों में नहीं झगड़ा जाएगा। कोई भी ऑल वर्ल्ड मिलने वाला मेरे ग्वालियर जेल में मेरे से मिलने आएगा तो खुली आज़ादी होगी। बहन जी कभी सलाखों के आमने सामने किसी से नहीं मिली। बहन जी को
ग्वालियर जेल के अंदर स्पेशल बैरक दी गई थी, जहाँ बहन सुबह नहा धो के नाश्ता करके और वहाँ सुई पर झाड़ू लगा के दरियाँ बिछा देते थे। वहाँ जाके बहन जी से मुलाकात होती थी। मैं तो जितनी बार भी ग्वालियर जेल गया, सुबह 10 बजे मेरी एंट्री होती थी, 4:30 बजे मैं बहन जी के पास से बाहर आता था। तो उसका कोई पाबंदी नहीं थी कि भाई 2 मिनट मिलेगा, 4 मिनट मिलेगा, 10 मिनट मिलेगा। तो अपने दर्द, अपना दुखड़ा सब कुछ बयां करती थी। जब बहन वीरांगना फूलन देवी एग्री हो गई आत्मसमर्पण के लिए, तो बहन जी ने ये कहा था कि उत्तर प्रदेश पुलिस को मेरे को ना सौंपा जाए। 11 साल 7 महीने तक बहन जी के ऊपर एक भी मुकदमा नहीं चला। जब मुकदमा ही नहीं चला और बाकी डकैतों ने जिन्होंने सरेंडर किया था उनको 7.25-8 साल के बाद में रिहाई दे दी गई। एक शोषित समाज की होने के कारण 11 साल 7 महीने हमारी बहन को ग्वालियर जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ा। उसके संघर्ष में निकाल के जो योगदान हमारे समाज ने, हमारे पिताजी ने, हमने किया, और माननीय मुलायम सिंह जी ने पैरोल पे आने के बाद में उनके केसों की घोषणा करी थी कि भाई इसके जितने भी केस हैं सबको माफ़ किया जाता है और आज के बाद में इसके ऊपर कोई केस नहीं चलेगा। तो इंदिरा जी ने उस एवज के अंदर परिवार के 3 लोगों को सरकारी नौकरियां दी। शिव नारायण भैया सबसे छोटे थे, 14.5 साल की उम्र में मध्य प्रदेश पुलिस में सरकारी नौकरी दी थी। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, आज तक 14.5 साल का बच्चा कोई भर्ती नहीं हुआ। रुक्मणी बहन के हस्बैंड को मध्य प्रदेश पुलिस में नौकरी दी गई। सबसे छोटी बहन मुन्नी, उसके आदमी को रेलवे के अंदर सरकारी नौकरी दी गई। 5 एकड़ का बाग और 5 एकड़ जमीन भरण पोषण के लिए, अब भाई ये अपने परिवार का भरण पोषण इसके अंदर करके गुजारा कर लेंगे। तो इस किस्म का बहन जी ने संघर्ष किया। संघर्ष के बाद में जो भी दलित समाज का नेता समाज के हक की लड़ाई लड़ता है, तो उसके साथ में दुनिया भर के इस किस्म के हादसे हुए हैं कि हमारे लोगों को समाज की लड़ाई लड़ने से वंचित कर दिया जाता है, उनको मार दिया जाता है। कि जमुना प्रसाद जी के साथ भी ये हुआ, बाबू जयपाल जी के साथ भी ये हुआ, और अनेकों इस किस्म की घटनाएं हैं। तो मैं समाज से यही अपील करता हूँ कि शेर सिंह राणा जो आरोपी था उसको रिहाई मिली बीजेपी की सरकार में। बहन वीरांगना फूलन देवी को मर्डर किया गया, उस टाइम भी सत्ता के अंदर वही सरकार थी। तो अपने दुश्मनों से बचिए और सोच समझ के वोट दीजिए। जो आज के टाइम में आपको हिंदू हिंदू कह के भ्रम फैलाया जा रहा है, मनोवाद के अंदर आप पढ़ोगे तो आप सभी शूद्र हो। और हिंदू एक गाली है, फारसी के अंदर एक गाली होती है। आगे समझ में, यह देश बौद्धिज्म देश था, महात्मा बुद्ध की विचारधारा थी। महात्मा बुद्ध कोई भगवान नहीं था, वो एक विज्ञान था। और इस वर्ल्ड के अंदर जिसने भी उस विज्ञान को माना, वही देश आज ना तो वहाँ जाति है, ना धर्म है, ना पाखंड है। तो हम तो ये आप लोगों को यही कहते हैं, अब बौद्ध को पढ़िए, बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़िए। बहन जी ने भी सांसद बनने के बाद में बौद्धिज्म को अपनाया था, उन्होंने भी दीक्षा ग्रहण कर ली थी। आज आप देखिए, जापान छोटी सी कंट्री है, 3 साल का 4 साल का जो बच्चा होता है ना, उसको पढ़ाई के अंदर वो टेक्निकल चीज़ें सिखाई जाती हैं और जापान सरकार उसका खर्चा उठाती है बच्चे का। 12 साल के अंदर हिंदुस्तान के अंदर इन लोगों ने हजारों सरकारी स्कूल बंद कर दिए, शिक्षा को इतना महंगा कर दिया। अगर हमारे समाज का बच्चा आज आगे कोई IAS IPS कोई डॉक्टर बनने की उम्मीद नहीं कर सकता। ना जल है, ना जंगल है, ना जमीन है।
सारे अधिकार हमारे से छीने गए हैं। एक बच्चा जो पढ़ लिख के IAS IPS की तैयारी करता है या डॉक्टर की तैयारी करता है, 50 लाख रुपए की जरूरत है। तो आज हमारे समाज के तो घर जो है 5 से 10 लाख रुपए के बिक पाएंगे। तो इस सरकार से उम्मीद मत करो। और दूसरी बात मेरी ये है, आप लोग अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए। शिक्षा के बगैर हमारे समाज का कोई समाधान नहीं है। शिक्षा वो सीरने का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। 2 रोटी कम खाओ, नशे से दूर रहो, तो इसी में समाज का उद्धार होगा। समाज के अंदर जो अपने अच्छे समाज के नेता हैं उनको आगे लाओ, आपके हक अधिकार की जो लड़ाई लड़े, और पाखंडवाद से बच के रहना। मेरा तो ये निवेदन है, जो भंडारे और लोग भगवत गीता करवाते हैं ना, 10 साल के लिए मेरे भाइयों इस काम को करना बंद कर दो। उस पैसे को अपने परिवार के बच्चों के पढ़ाई के ऊपर लगवा दो। ये देश भी विकास कर जाएगा और समाज भी विकास कर जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और 25 तारीख बहन वीरांगना फूलन देवी का शहादत दिवस दिल्ली के अंदर बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है, और पूरे हिंदुस्तान के क्या वर्ल्ड से भी आपके समाज के लोग प्रोग्राम में आ रहे हैं। कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है, सामाजिक प्रोग्राम है। किसी भी नेता को हमने नहीं बुलाया। तो आपसे निवेदन है कि आप 25 तारीख को आप लोग जो है ना प्रोग्राम में पहुंचिए, और जो गठबंधन की आज लड़ाई लड़ी जा रही है तो गठबंधन को सहयोग करें, और नहीं तो 400 पार वाली बात जो इनकी थी ना, अगली बार जो हिंदुस्तान के अंदर आज़ादी से पहले हमारे समाज के लोगों के साथ क्या होता था, गले में हांडी पिछवाड़े पे झाड़ू, वो ही दशा होने वाली है। आज भी इस देश के अंदर ऐसे ऐसे गांव ऐसे हैं जहां शूद्र समाज के लोग और उनकी बहन बेटियां चप्पलें सिर पर रखकर निकलती हैं कि भाई पैरों की आवाज ना आ जाए। घोड़ी पे चढ़ने पे मर्डर कर दिया जाता है, मटके में से पानी पीने पे मर्डर कर दिया जाता है। कोई जवान बच्चा हमारा वेट लिफ्टिंग कर लेता है, मूछें बढ़ा लेता है, रॉयल एनफील्ड पे चलता है, उसका मर्डर कर दिया जाता है। तो इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करो। आगे अपने भविष्य और अपने बच्चों के लिए वोटिंग करो। EVM का बहिष्कार करो, जब तक EVM है जब तक मोदी है। तो ये लड़ाई सबको, हमारे समाज SC ST OBC अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को मिलकर लड़नी पड़ेगी। जब इन जहरीले सांपों से आप बच सकते हो। अन्यथा जहर मतलब इनका इतना मीठा है कि बहुत स्लो पॉइजन से काम करता है। तो ये पाखंडवाद से बचो, हिंदू मुसलमान से बचो। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय फूलन, जय संविधान।